एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो आपके अपकमिंग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस 2024 स्टैटिक जीके का रैपिड रिवीजन सेशन। और आज का ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 9 है। इस सीरीज का बाकी सब पार्ट्स और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, बिकॉज यहाँ पे डिस्कस किए गए हर एक प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के विरुद्ध विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 11 या अनुच्छेद 11, आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19, आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 या फिर आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि भारत के किसी भी राज्य उनके नागरिकों को धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो राइट ऑफ सिटीजनशिप या नागरिकता के अधिकार को कानून के द्वारा रेगुलेट कर सके। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के कुछ फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोला गया है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फ्रीडम, या फिर भारत के अंदर फ्रीली मूव करने का फ्रीडम, या फिर किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने के फ्रीडम के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि भारतीय संविधान से पहले जितने भी कानून थे या फिर जितने भी लॉज थे वो तब तक अमान्य रहेंगे जब तक वो फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार के प्रोविजंस या फिर प्रावधान को वायलेट करता है या फिर वायलेट करके चलता है। ठीक है। All the laws which are made before the constitution will be void as long as they are violating the provisions of the fundamental rights। ये आर्टिकल 13 में बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 15। ठीक है। यहाँ पर और एक पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बाद बोला गया है। ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बाद बोला गया था, बट राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वो डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 7 फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से और भारतीय संविधान से। सो अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है। कौन 6 फंडामेंटल राइट्स है? आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 19(1)(b) में फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 19(1)(c) में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 19(1)(d) में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 19(1)(e) में फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड आर्टिकल 19(1)(f) में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस के बारे में बोला गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आर्टिकल 15। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है लेदर या चमड़ा, ऑप्शन बी ऑयल सीड या फिर तिलहन, ऑप्शन डी जूट या ऑप्शन डी कॉटन या कपास। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन 2000 साल में हुआ था, सन 2000 में हुआ था और ये कॉटन से जुड़ा हुआ है। तो इसको बोला जाता है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशंस को बोला जाता है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन या फिर टीएमसी। अगर आपको बोलता है या फिर पूछा जाता है फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, नॉट फादर ऑफ सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, याद में रखिएगा। फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कौन है? वो हो जाएंगे इंदिरा गांधी। ठीक है, फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज इंदिरा गांधी। अगर लेदर जुड़ा हुआ है, लेदर आपका जुड़ा हुआ है ब्राउन रिवॉल्यूशन के साथ, फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन कौन है? हीरालाल चौधरी जी। ऑयल सीड्स जुड़ा हुआ है आपका येलो रिवॉल्यूशन के साथ और फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन कौन हो जाएंगे? सैम पित्रोदा। जूट जुड़ा हुआ है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन के साथ और फादर ऑफ गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कौन हो जाएंगे? निरपाक टुटेट जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ
भारतीय मानक समय की गणना कौन से घंटाघर से, कौन सी या कहाँ के घंटाघर से की जाती है? ऑप्शन है हरिमपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर या फिर ऑप्शन डी संबलपुर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर। और किसके आधार पर? 82.58 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आधार पर। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, किसके आधार पर? 82.58 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आधार पर। और कहाँ का क्लॉक है ये शंकरगढ़ फोर्ट जो कि मिर्जापुर यूपी में है, वहाँ का क्लॉक टावर में एक घंटा है और वहाँ का जो समय है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर भारतीय मानक समय माना जाता है। और आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत का मानक मध्य रेखा, वो किस किस राज्य से गुजरा हुआ है? तो वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा से गुजरा हुआ है। ये 5 स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया गुजरा हुआ है। तो आपको इसको याद में रखना कैसा है? देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रखिए। जैसे कि मानिए आपको मिर्जापुर मूवी देखने का ऑफर मिला है। क्या मिला है? मिर्जापुर मूवी देखने का मौका मिला हुआ है। ठीक है, MOUCA याद में रखिएगा। तो M फॉर आपका मध्य प्रदेश, O फॉर आपका ओडिशा, U फॉर आपका उत्तर प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़ एंड A फॉर आंध्र प्रदेश। याद में रखिएगा, मौका याद में रखिएगा। तो ये 5 स्टेट्स आपको याद में रह जाएगा, जिसके ऊपर से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जैसे कि भारत का मानक मध्य रेखा वो पास किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका मिर्जापुर। यहाँ पर देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक बार। जैसे कि मानिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ के जितने भी हम ऐसे इमेजिनरी लाइंस खींचते हैं, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये सब लाइंस को हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड लाइंस हम बोलते हैं। और एक लाइन जो आपका अर्थ के सेंटर से पास किया हुआ है, ये एक लाइन, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये सब इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर से खींचा गया है। तो ये लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल जितने भी लाइंस यहाँ पर खींचे जाते हैं, ठीक है, ये इस साइड में भी और इस साइड में भी जितने भी पैरेलल लाइंस खींचे जाते हैं, ये सब लाइंस को बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो ये सब लाइंस का यूज किस लिए किया जाता है? इस यूज किया जाता है किसी भी पोजीशन, अर्थ के ऊपर किसी भी पोजीशंस को नोट डाउन या डिनोट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे मानिए कि इस जगह में हमको वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी का लोकेशन हमको ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि ये एक लाइन है, जैसे कि आप एक अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जोड़ के एक लाइन आप सीधा खींचिएगा जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में तोड़ता है। ठीक है, एक है आपका वेस्ट हेमिस्फीयर और एक है ईस्ट हेमिस्फीयर। जैसे ये जो हेमिस्फीयर हो गया हेमिस्फेरिकल शेप, ठीक है, हेमिस्फीयर में तोड़ता है, तो ये लाइन को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। तो अगर इस लोकेशन का, इस पॉइंट का हमको लोकेशन ढूंढना है, तो हमको इस पॉइंट से लेके एक लाइन खींचना है, पैरेलल लाइन, कहाँ, किसके ऊपर? प्राइम मेरिडियन के ऊपर, जो इक्वेटर का पैरेलल है। एक पैरेलल लाइन खींचना है जो इक्वेटर का पैरेलल है और वो प्राइम मेरिडियन के ऊपर एक पॉइंट में कट करता है। तो इस पोजीशंस का कितना डिग्री जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, लगभग 40 डिग्री के आसपास जाएगा ये। तो इसका लोकेशन हो गया 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये लैटिट्यूड लाइन है, इसीलिए 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सेम इस पॉइंट से हमको प्राइम मेरिडियन का पैरेलल एक लाइन खींचना है, इसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर। और वो इक्वेटर को जिस पॉइंट में कट करता है यहाँ पर, उस पॉइंट का हमको कितना डिग्री जा रहा है उसको देखना पड़ेगा। देखिए ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर 75 टू 80 डिग्री के आसपास ये पोजीशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, बिकॉज ये प्राइम मेरिडियन के इस साइड में ये वेस्ट है और इस साइड में आपका ईस्ट है, इसीलिए 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, बिकॉज ये सब लाइंस, ये लाइंस आपका लॉन्गिट्यूड लाइंस है।
तो इसी तरह किसी भी पोजीशंस, अर्थ के ऊपर किसी भी पोजीशंस को डिनोट करने के लिए हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल? निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? ऑप्शन ई आरती साहा, ऑप्शन बी उज्ज्वला राय, ऑप्शन सी निशा मिलट या फिर ऑप्शन डी करनाम मल्लेश्वरी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आरती साहा या फिर आरती साहा। आरती साहा भारत का पहले स्पोर्ट्स वुमेन थे जिनको पद्मश्री उपाधि मिला हुआ था और इनको 1960 में पद्मश्री उपाधि मिला हुआ था। निशा मिलेट ओनली वुमेन थे जो 2000 सिडनी ओलंपिक्स के भारत के जो स्विमर टीम्स थे वहां पर महिला खिलाड़ी में या महिला खिलाड़ी के रूप में पार्टिसिपेट किए थे निशा मिलेट। 2000 सिडनी ओलंपिक्स में भारत का जो स्विमिंग टीम था उसमें ओनली महिला खिलाड़ी थे निशा मिलेट। इनको अर्जुना अवार्ड 2000 में इनको मिला हुआ है। कर्णम मालेश्वरी की अगर बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थे जिनको ओलंपिक मेडल मिला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन ओलंपिक मेडल वाज कर्णम मालेश्वरी। इनको 2000 साल में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे सिडनी में और इनको ब्रोंज मेडल मिला हुआ था। तो इनको फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर थे कर्णम मल्लेश्वरी, मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर जिनको ओलंपिक मेडल मिला हुआ है। इनको अर्जुना अवार्ड 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1999 में और पद्मश्री अवार्ड उसी साल में 1999 में मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ यूटीआई बैंक वाज चेंज्ड टू डैश इन 2007। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन सी सेंचुरियन बैंक या फिर ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का पूर्व नाम था यूटीआई बैंक। एक्सिस बैंक का करंट चेयरमैन जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम क्या है? एन एस विश्वनाथन। एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। एंड हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। एचडीएफसी बैंक का करंट चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे शशिधर जगदीशन और हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। आईडीबीआई बैंक का करंट चेयरमैन है एम आर कुमार। एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे राकेश शर्मा एंड हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेंचुरियन बैंक जो कि 2005 में सेंचुरियन बैंक जो लिमिटेड था वो बैंक ऑफ पंजाब के साथ मर्ज हो गया था और 2008 में एचडीएफसी बैंक ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को एक्वायर कर लिया था। 2005 में सेंचुरियन बैंक लिमिटेड बैंक ऑफ पंजाब से मर्ज होके सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब बन गए थे और 2008 में एचडीएफसी बैंक सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को एक्वायर कर लिए थे। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, which party government announced the formation of a second backward classes commission in 1978? 1978 में किस पार्टी की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग कमीशन के गठन की घोषणा की थी? ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी जनता पार्टी या फिर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को बोला जाता है मंडल कमीशन। अपॉइंट किसने किया था? जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया था। उस टाइम के पीएम थे मोरारजी देसाई। 1979 में मंडल कमीशन का या सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन हुआ था। एक्चुअली तो किसके लिए हुआ था? एक्चुअली जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मंडल कमीशन का गठन हुआ था। हेड कौन थे? बीपी मंडल जी। ठीक है, तो जनता पार्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये जनता पार्टी का लोगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ बिकमिंग? बिकमिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी माइकल ओबामा या फिर ऑप्शन डी हिलारी क्लिंटन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइकल नहीं, या फिर सॉरी मिशेल ओबामा होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा वो बाराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके थे उनका वाइफ है और फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस थे। क्योंकि बाराक ओबामा प्रेसिडेंट थे उस कारण ये फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस थे 2009 से 2017 के बीच में। इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द लाइट वी कैरी।
ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी एक ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर थे। इनको पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन एंड पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला हुआ था इनका एक इम्पॉर्टेंट बुक जो कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन एंड पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला हुआ है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि द नेम सेक, अनएकस्टम्ड अर्थ और द लो लैंड, इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। सुधा मूर्ति जो कि एन.आर. नारायण मूर्ति के वाइफ है। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन.आर. नारायण मूर्ति किस कंपनी का को फाउंडर है? ठीक है, एन.आर. नारायण मूर्ति किस कंपनी का को फाउंडर है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इनको मतलब सुधा मूर्ति जी को पद्मश्री 2006 साल में, पद्म भूषण 2023 में मिला हुआ है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू या फिर ग्रैंडपास बैग्स ऑफ स्टोरीज, इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर हिलारी क्लिंटन के बारे में बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रह चुके थे 67th, यूनाइटेड स्टेट्स के 67th स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हिलारी क्लिंटन रह चुके थे 2009 से 2013 के बीच में। और 1993 से लेकर 2001 इस दौरान फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस थे हिलारी क्लिंटन, बिकॉज उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे बिल क्लिंटन। इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, व्हाट हैपेंड, हार्ड चॉइसेस, लिविंग हिस्ट्री, स्टेट ऑफ टेरर, इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिशेल ओबामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू जे और इंडियन रोलर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी थे? ऑप्शन है 4 या है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 3। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3। किस किस राज्य का है? ओडिशा, तेलंगाना एंड कर्नाटका, इन 3 राज्यों का राज्य पक्षी ब्लू जे या फिर इंडियन रोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद ए स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, श्वसन पथ का ऊपरी भाग छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाओं से युक्त होता है जिसे कहा जाता है, ऑप्शन ए ब्रोंकाई, ऑप्शन बी सिलिया, ऑप्शन सी विल्ली या फिर ऑप्शन डी एल्वियोलाई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिलिया। यह है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यह है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको ऐसे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका सिलिया। सिलिया का मेन काम क्या होता है? सिलिया का मेन काम होता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को प्रोड्यूस करना और सब्सटेंस लाइक माइक्रोब्स को मूव कराना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। अगर ब्रोंकाई की बात करें तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन्स है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक भाग है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये ट्रैकिया से होते हुए आपको पहले ब्रोंकस में आते हैं और ब्रोंकस का मेन काम क्या है? ये जो एयर है ये एयर को पूरे लंग्स में फैलाने का काम करता है ब्रोंकस। ठीक है। अगर विल्ली के बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स के अंदर में और इनर वॉल्स में आपको देखने को मिलेगा विल्ली। इसको अगर एनलार्ज करके देखें तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये है विल्ली। विल्ली का मेन काम क्या होता है? विल्ली का मेन काम होता है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का जो सरफेस एरिया है इसको एक्सपैंड करने का काम करता है आपका विल्ली। एक्सपैंड करने से क्या होगा? जब हम खाना खाते हैं तो ये मोस्टली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब का सरफेस एरिया अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो वो खाने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इनर स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल्स को एक्सपैंड करने का काम करता है विल्ली। और एल्वियोलाई सैक्स क्या होता है? ये एक तरीके का बैलून्स का फंक्शन करता है, बैलून का काम करता है। जब हम एयर को ऑक्सीजन पूर्ण एयर को इनहेल करते हैं तब ये एल्वियोलर सैक्स, ठीक है, जैसे एल्वियोलर सैक्स एक्सपैंड कर जाता है और एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके वो ब्लड में मिला देता है। और जब हम एक्सेल के दौरान जब एयर को बाहर निकालते हैं तब ये सिकुड़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। तो इनहेल एंड एक्सेल के टाइम ऑक्सीजन को इनहेल के टाइम ऐड करना और कार्बन डाइऑक्साइड को
एक सेल के टाइम निकालने का काम करता है एल्वियोलाई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2018? निम्नलिखित में से 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है किस मतलब स्थान को? ऑप्शन ए रानी की वाव, ऑप्शन बी द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, या फिर ऑप्शन डी द आर्किटेक्चरल वर्क्स ऑफ ले कॉर्बुसियर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ठीक है, इसको 2018 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के अंदर घोषित कर दिया गया है। रानी की वाव को गुजरात में है और 2014 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत का नोट जो करेंसी है या फिर जो नोट बोल सकते हैं, उसमें किस डिनोमिनेशन का नोट में रानी की वाव का चित्र यहाँ पर दिया गया है? ठीक है, व्हिच इंडियन करेंसी हैज रानी की वाव पिक्चर, हैज द पिक्चर ऑफ रानी की वाव? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद या फिर अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो कि गुजरात में है और वो 2017 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको ऐड कर दिया गया है। द आर्किटेक्चरल वर्क्स ऑफ ले कॉर्बुसियर जो चंडीगढ़ में है वो 2016 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हो गया है। यूनेस्को का बारे में कुछ पॉइंट्स एक बार जान लेते हैं। जैसे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम क्या था? एडुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चरल ये सब विषय के अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इसका मेन है एम है यूनेस्को का। कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस, पेरिस के अंदर। डायरेक्टर जनरल कौन है? एड्रो ऑजली। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद में रखिएगा। 2011 में पैलेस्टाइन जब यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स के अंदर लिस्टेड हो गया तब यूएस ने यूनेस्को को लेफ्ट कर दिया, मतलब यूनेस्को को छोड़ दिया। मतलब जाहिर है कि आपका फंडिंग भी रुक गया, बट ये फंडिंग रुकने से यूनेस्को के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बिकॉज चाइना ने वो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, इसको देखते हुए जुलाई 2023 में यूएस ने फिर से यूनेस्को को रिज्वाइन किया और 194th मेंबर स्टेट बन गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है आप याद में रखिएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेस एक्सप्लोजन इन कोल माइंस? निम्नलिखित में से कौन सा गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, या फिर ऑप्शन डी मीथेन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। जब कोल माइनिंग में या फिर कोल माइनिंग की जाती है तब एक गैस निकलता है, सीएमएम इसका नाम है, कोल माइन मीथेन। ये क्या है? एक्चुअली ये मिक्सचर ऑफ मीथेन जो प्रोड्यूस होता है कोल माइन में और वहाँ का जो एयर है उसको मिक्सचर होके एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बन जाता है और इसके कारण एक्सप्लोशन हो जाता है माइनिंग के अंदर। ठीक है, याद में रखिएगा। अगर वायुमंडल देखे अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ब्यूटेन के बात करें तो इसका संकेत है C4H10। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इसका संकेत है C4H10 ब्यूटेन का। What is the next question? What is the contribution of agricultural sector in GDP of India in 2017-2018? 2017-18 में भारत की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? ऑप्शन ए 0.154, ऑप्शन बी 0.182, ऑप्शन सी 0.16 या फिर ऑप्शन डी 0.171। जीडीपी का बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का मतलब क्या है या फिर जीडीपी क्या माप करता है? एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी भी देश के क्षेत्र में या स्पेसिफिक टाइम में किसी भी देश के क्षेत्र के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके टोटल वैल्यू को कहा जाता है जीडीपी। ठीक है, अगर किसी भी देश का जीडीपी अप होता है इसका मतलब है वो देश इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, और अगर किसी भी देश का जीडीपी डाउन जा रहा है इसका मतलब उस देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ में डाउनफॉल या फिर स्लो डाउन शुरू हो गया है। ये कुछ पॉइंट्स आप याद में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0.171। ठीक है, यहाँ पर और एक पॉइंट आप देख लीजिए। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि
2023-2024 में एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी क्या था इंडिया का, तो हो जाएगा 0.182, ये 2023-2024 में, ठीक है, 0.182, बट 2017-18 में 0.171। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, पिन वैली नेशनल पार्क या फिर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदरकिल्ला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश का मौलिंग नेशनल पार्क, नामधापा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का बहुत सारे नेशनल पार्क है जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय नेशनल पार्क, सातपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ये कुछ मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क इज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया जो कि साउथ बटन नेशनल आइलैंड नेशनल पार्क जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और न्यूली डेवलप्ड और न्यूएस्ट नेशनल पार्क जो कि 2021 में डेवलप किया गया है वो है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क। ये दोनों ही आसाम में है और 2021 में इन लोगों को स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई इज ए फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? एक्चुअली VHA VA नहीं, ये VAI हो जाएगा, VHA VAI। भवाई इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भवाई क्या है? राजस्थान का एक फोक डांस है। राजस्थान का और भी कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस है जैसे घूमर, चक्री, गंगोर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, घपल, कलबलिया, पनिहारा, गिनड़। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फोक डांस है राजस्थान का। फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है जैसे कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो भवाई फोक डांस गुजरात भी दिखाएगा और राजस्थान भी दिखाएगा, बट करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। तो फिर भवाई गुजरात के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? भवाई गुजरात का एक फोक थिएटर फॉर्म है, फोक डांस फॉर्म नहीं। भवाई गुजरात का फोक थिएटर फॉर्म है। गुजरात का कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी जुरीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है गुजरात के। हरियाणा के कुछ फोक डांसेस है जैसे झूमर, फाग, ढप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर। ये कुछ फोक डांसेस है हरियाणा के। महाराष्ट्र के जैसे लवनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा, बुहाड़ा, थमसा, मौनी, पोवारा, गौरीचा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस महाराष्ट्र के हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी सैम पित्रोदा, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी या फिर ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीरालाल चौधरी और उनके साथ थे अरुण कृष्णन जी। तो हीरालाल जी को और भी एक फादर बोला जाता है जैसे कि फादर ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया, वो भी हो जाएंगे हीरालाल चौधरी जी। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर एंड कॉफी प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। वर्गीस कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया है और व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। सैम पित्रोदा को फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। MS स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया और ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीरालाल चौधरी जी। नेक्स्ट, दिव्येंदु बड़ुआ इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? दिव्येंदु बड़ुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए चेस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी स्नूकर या फिर ऑप्शन डी टेनिस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चेस। दिव्येंदु बड़ुआ भारत का सेकेंड इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है और इनको अर्जुना अवार्ड 1983 में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a nuclear power station? निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? ऑप्शन ए रामगुंडम, ऑप्शन बी रावत भाटा, ऑप्शन बी नरोरा या फिर ऑप्शन डी कालपक्का।
तो भारत का कुछ एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि कायगा वो कर्नाटका में है, कागरापाड़ा गुजरात में है, कुदनकुलम तमिलनाडु में है, कालपक्कम तमिलनाडु में ही है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में और राजस्थान के रावतभाटा जगह में राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामगुंडम, बिकॉज रामगुंडम एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन है अंडर एनटीपीसी। ये रेलवे वाला नहीं है, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अंडर एनटीपीसी के है और ये तेलंगाना में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर रामागुंडम विच इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नेक्स्ट, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1932 या फिर ऑप्शन डी 1940। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1942। इसको अगस्त क्रांति मूवमेंट भी बोला जाता है। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सेशंस में लॉन्च किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट, और पूरे भारत में 9 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगर आप गूगल में देखेंगे तो किसी भी जगह 8 अगस्त में दिखेगा और 9 अगस्त में दिखेगा, बट 8 अगस्त तो वो बॉम्बे सेशंस में इन्होंने डिक्लेयर किए थे और पूरे भारत में डिक्लेयर किए थे 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने स्लोगन दिए थे डू और डाई। डिमांड क्या था? ब्रिटिश रूल भारत से एंड द एंड करने को। ठीक है, ब्रिटिश रूल को भारत में द एंड और एंड करने के लिए डिमांड किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये डिमांड था। ठीक है, अगर 1930 के बारे में बात करें तो डांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किए थे किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश गवर्नमेंट का सॉल्ट मोनोपोली एंड सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट में। जैसे कि सॉल्ट एक्ट हुआ था, ये कब लागू हुआ था भारत में? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हेन सॉल्ट एक्ट इनएक्टेड इन इंडिया, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1932 के बारे में बात करें तो उस साल में 1932 सितंबर 24 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ था। गांधी जी के बिहाफ में, बिकॉज वो जेल में थे, यरवड़ा जेल में थे, और उनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय जी ने बी आर अम्बेडकर जी के साथ पूना पैक्ट साइन किए थे सितंबर 24 1932 में। 1942 में अगस्त ऑफर हुआ था 8 अगस्त 1940 में, और इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किए थे और स्टार्ट किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1942। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है कैलाश टेम्पल, ऑप्शन बी आदि कुंभेश्वर टेम्पल, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर या फिर ऑप्शन डी चैन केशव मंदिर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल को राष्ट्रकूट राज कृष्णा वन ने बनवाया था इलोरा में। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? दंती दुर्गा जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आदि कुंभेश्वर जो मंदिर था वो तमिलनाडु कुंभकोणम में स्थित है। चोल डायनेस्टी या फिर चोला डायनेस्टी ने इसको बिल्ड किया था, और चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? विजयलय। ठीक है, बृहदेश्वर जो मंदिर वो तांजावुर तमिलनाडु में स्थित है, वो भी चोला डायनेस्टी ने में ही इसको बिल्ड किया था। चोला डायनेस्टी में इसको बिल्ड किया गया था, और किसने बिल्ड किया था? राजा वन ने इसको बिल्ड किया था। चैन केशव मंदिर जो कि कर्नाटका बेलूर में स्थित है, और ये होयसाला डायनेस्टी का राजा विष्णुवर्धन ने इसको बिल्ड किया था। और होयसाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? नृपा कामाटू, याद में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैलाश टेम्पल। नेक्स्ट, व्हिच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन? इन व्हिच फील्ड? सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए म्यूजिक या संगीत, ऑप्शन बी लिटरेचर या साहित्य, ऑप्शन सी जर्नलिज्म या पत्रकारिता, या ऑप्शन डी नृत्य। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन देते हैं। ठीक है, और इन्होंने व्यास सम्मान भी देते हैं। ठीक है, व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। और किसके लिए दिया जाता है? प्रोज एंड पोएट्री जो कि एक लिटरेरी वर्क है, उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। प्राइज मनी कितना है? 15 लाख रुपए।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिटरेचर। सरस्वती सम्मान से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसको मिला हुआ है? हरिवंश राय बच्चन जी को, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। 1991 में इनको मिला हुआ था, इनके ऑटोबायोग्राफी के लिए, जो कि 4 खंड में विभाजित है। 4 वॉल्यूम्स में इनका ऑटोबायोग्राफी है और इसके लिए इनको 1991 में सरस्वती सम्मान, जो कि फर्स्ट सरस्वती सम्मान विनर है। 2023 में 33rd सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा जी को, इनके नॉवेल रौद्र सतविकम के लिए। ठीक है, याद में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि 33rd सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला हुआ है? वो प्रभा वर्मा जी को मिला हुआ है, इनका नॉवेल है रौद्र सतविकम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिटरेचर। नेक्स्ट, नेम द इंडियन स्प्रिंटर हु won the gold medal in women's 100 meter in World Universiade 30th Summer University Games held in Naples, Italy। उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिन्होंने विश्व के महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। यूनिवर्सिएट 30वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल, जो कि नेपल्स इटली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए द्युत चंद, ऑप्शन बी पिंकी प्रामाणिक, ऑप्शन सी हिमा दास या फिर ऑप्शन डी संथी सौंदरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्युत चंद। द्युत चंद जो कि फर्स्ट इंडियन एथलीट थे जिनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है ग्लोबल 100 मीटर रेस, कहां पर? वर्ल्ड यूनिवर्सिएट में। ये जजपुर ओडिशा से बिलोंग करते हैं। पिंकी प्रामाणिक जो कि फॉर्मर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे, जो पुरुलिया वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। हिमा दास, इनको डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है, असम का फर्स्ट स्पोर्ट्स एम्बेसडर हिमा दासी थे। और ये फर्स्ट इंडियन एथलीट जिनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, कहां पर? IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप के अंदर। और इनका कहां से बिलोंग करते हैं? असम, डिहिंग टाउन के नियर से, इसीलिए इनको डिहिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। और संथी सौंदरा के बारे में बात करें तो ये भी एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे फॉर्मर, और ये फर्स्ट तमिल वुमन जिनको एशियन गेम्स में मेडल मिला हुआ था, सांथी सौंदरा जी को। और ये पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। पुड्डुकोट्टई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स लाइक मॉसेस दैट ग्रोज इन मॉइस्ट ह्यूमिड एनवायरमेंट्स। उस प्राचीन पौधे का अध्ययन है, कौन सा अध्ययन? उस प्राचीन पौधे का अध्ययन है मॉस की तरह जो नमी और आर्द्र वातावरण में उगते हैं। ऑप्शन ए एंथ्रोबॉटनी या वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी ब्रायोलॉजी, ऑप्शन सी पैलिनोलॉजी या फिर वंशावली विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी या वृक्ष का विज्ञान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको बोला जाता है? जोहान हेडविग जी को। अगर एंटोबायोलॉजी में देखें तो ये क्या है? ये ह्यूमंस एंड प्लांट्स के बीच का जो इंटर रिलेशंस है उसके लिए अध्ययन है एथनोबायोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ एथनोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? रिचर्ड एवनस स्कूल्स। ठीक है, स्कूल्स इनको बोला जाता है एथनोबोटनी का जनक। अगर पैलिनोलॉजी की बात करें तो पोलन ग्रेन या पोलन दाना, ठीक है, पराग दाना के स्टडी को बोला जाता है पैलिनोलॉजी। फादर ऑफ पैलिनोलॉजी किसको बोला जाता है? ऑट्टो गुन्नर एलियस आर्टमैन। डेंड्रोलॉजी की बात करें तो ये ट्रीज के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन डेंड्रोलॉजी कौन है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन डेंड्रोलॉजी? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड्स इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? निम्नलिखित में से कौन सा समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शामिल करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए तारापुर कमेटी, ऑप्शन बी राधाकृष्ण कमेटी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि 42 या 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के अंदर ऐड किया गया था। और उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। तो टोटल हो गया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में लिस्टेड है, और आर्टिकल 51 में पार्ट
4A में लिस्टेड है भारतीय संविधान के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1976 में बाय कांग्रेस पार्टी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी। इसका मेन एम क्या था, पर्पस क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड करने का जो रिकमेंडेशन, उसका ही पर्पस के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी स्टैब्लिश किया गया था। किसके नेतृत्व थे, मतलब कौन नेतृत्व दे रहे थे? सरदार स्वर्ण सिंह जी। तारापुर कमेटी के बारे में बात करें तो ये आरबीआई द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में। इसका मेन पर्पस क्या था? भारत के अंदर सीएसी मतलब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का जो मैटर्स थे उसको देखभाल करने के लिए ये बनवाया गया था। लेड कौन कर रहे थे या फिर नेतृत्व कौन दे रहे थे? एस तारापुर जी, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। राधाकृष्ण कमेटी, इसका और एक नाम है जैसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1948 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेन पर्पस क्या था? भारत के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना मेन पर्पस था राधाकृष्ण कमेटी का। नेतृत्व कौन दे रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में देखें तो ये 1957 में एस्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या था? इवैल्यूएट करना फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंक्शनैलिटीज को इवैल्यूएट करना। लेड कौन कर रहे थे, नेतृत्व कौन दे रहे थे? बलवंत राय जी मेहता जी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जहां पर पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ था। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? ऑप्शन ए सरफराज खान, ऑप्शन बी सुज उद्दीन मोहम्मद खान, ऑप्शन बी सी सिराजुद्दौला या फिर ऑप्शन डी मीर जाफर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। और कब? 1756 में बने थे। और सिराजुद्दौला वो लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब ऑफ बंगाल थे। लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? सिराज उद दौला। सरफराज खान कौन थे? ये सेकेंड नवाब ऑफ बंगाल थे। सुजुद्दीन मोहम्मद खान कौन थे? ये थर्ड नवाब ऑफ बंगाल थे। और मीर जाफर वो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, मतलब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का पपेट, फर्स्ट पपेट नवाब कौन थे बंगाल के? वो हो जाएंगे मीर जफर जी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिराज उद दौला। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग, और लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अमीर खसरू या फिर ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरानी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खसरू। अमीर खसरू अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे, सभा कवि थे। इनको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी बोला जाता है, फादर ऑफ कवाली भी बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि नूह सिफीर, तुगलकनामा, इंपॉर्टेंट बुक्स अमीर खसरू जी इसका राइटर थे। खजीन उल फतह इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। तानसेन अकबर का जो दरबार थे उनके वन ऑफ द नवरत्न थे तानसेन। इनका ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आमिर खसरू जी का पूरा नाम क्या था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इब्न बतूता ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ये इंडिया विजिट कर किए थे। इनका इंपॉर्टेंट ट्रैवल बुक है रिहला, ये एग्जाम में पूछा जाता है। रिहला इज द ट्रैवल बुक ऑफ इब्न बतूता। जियाउद्दीन बरानी के बारे में बात करते हो, ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में पॉलिटिकल थिंकर थे। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट बुक्स थे तारिक ई फिरोज शाही, एग्जाम में पूछा जाता है। फतवा ई जहांदरी, इनका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खसरू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।